नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन का वीडियो आया है। एक पंक्ति में कहें तो वीडियो में हमारे सुरक्षा जवानों के साहस और दमखम की पराकाष्ठा है। ऑपरेशन KGH को अब तक का सबसे टफ और बड़ा ऑपरेशन बताया गया है। आपको आज हम वीडियो के तमाम हिस्से दिखाएंगे और साथ में ऑपरेशन KGH क्यों इतना अहम था, वहां मिली कामयाबियों से भविष्य में नक्सल मुक्ति अभियान में कितनी आसानी होगी, मदद मिलेगी, ऐसे ही सवालों को आज हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद फिर अपने पैनल से चर्चा करेंगे। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कर्रेगुट्टा के जंगलों को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। 21 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अब तक के सभी अभियानों में से सबसे सफल माना जा रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम नक्सलियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह कर्रेगुट्टा हिल्स अब नक्सल मुक्त हो चुका है। ये नक्सल मुक्त अभियान की तरफ बढ़ रहे कदमों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल, कर्रेगुट्टा के जंगलों को इसी नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। जैसा नाम है, इन जंगलों का स्वभाव भी वैसा ही था। ये जंगल दिखने में जितने सुंदर हैं, असलियत में उतने ही खतरनाक भी। इसीलिए ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए कई कठिनाइयों से भरा था। इन जंगलों में सुरक्षा बलों के लिए नक्सली जितनी बड़ी समस्या थे, उससे ज्यादा बड़ी समस्या प्राकृतिक परिस्थितियां थी। यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर ही नक्सलियों ने इन पहाड़ियों को अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह बनाया था। लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले के सामने प्राकृतिक परिस्थितियां बौनी साबित हुई। इन जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां ध्वस्त की, नक्सलियों के छिपाए गए हथियारों को बरामद किया, नक्सलियों के अस्पताल सेटअप को ध्वस्त किया, नक्सलियों के 250 से ज्यादा बंकरों और गुफाओं को ध्वस्त किया। इन बंकरों में से कुल 12,000 किलो राशन बरामद हुआ, यानी नक्सलियों ने बंकरों में 2 साल का राशन स्टॉक करके रखा था। इन जंगलों की प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नक्सलियों ने इन्हें अपना ठिकाना बनाया। पहाड़ियों पर आने जाने वाले रास्तों पर नक्सलियों ने आईडी इस तरह लगाए थे जैसे 2 देशों के बीच किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगाए जाते हैं। इन पहाड़ियों पर पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने ऊंची खड़ी पहाड़ियों को पार किया, जंगली जानवरों का सामना किया, पानी के झरनों और पोखरों को पार किया। ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा होने लगता है। लगातार बदलता मौसम जवानों के सामने चुनौती बना, लेकिन 21 अप्रैल को ऑपरेशन के लिए जंगल में पहुंचा हर एक जवान ये प्रण लेकर निकला था कि कर्रेगुट्टा हिल्स को फतह कर ही लौटेगा। और इन जवानों के हौसले ने ही इस खतरनाक ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। बीजापुर से विकास तिवारी के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की ये तो कुछ तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई, और इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये किसी शौकिया एडवेंचरर के एडवेंचरिंग की ये तस्वीरें नहीं है, उसके एडवेंचर की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये एक भारत के ही एक प्रदेश के एक अहम इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराने की जिद थी, जद्दोजहद थी। और उसी की वजह से आप देख रहे थे सुरक्षा बल कितनी मुश्किलों के बाद इस ऑपरेशन को पूरा कर पाए। 21 दिनों तक लगातार सेना के जवान डटे रहे, सुरक्षा बलों के जवान डटे रहे, और सुरक्षा बलों के जवानों ने इस पहाड़ी को, जिसे कर्रेगुट्टा पहाड़ी कहा जाता है, उस इलाके को अब मुक्त करा लिया है। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड एडिशनल डीजी डॉक्टर पीके मिश्रा सर में ज्वाइन कर रहे हैं। पीके मिश्रा सर, जय हिंद। इसके साथ साथ हमारे साथ आईजी सीआरपीएफ रिटायर्ड एमपी नथानियल सर में ज्वाइन कर रहे हैं। एमपी सर, जय हिंद। जुल्फिकार अली मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फिकार, आपका भी स्वागत है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले जरा मैं हमारे रियल हीरोज के पास जा रहा हूं।
पीके मिश्रा सर, आपके पास आ रहा हूं सर। अब ये जब तस्वीरें हमने इस ऑपरेशन की देखी हैं, कुछ तस्वीरें जब हमारे सामने आई हैं और जब सीआरपीएफ ने, डीआरजी ने, पुलिस ने ये तस्वीरें शेयर की हैं, तब समझ में आ रहा है कि बाप रे कितना मुश्किल, कितना टफ ये ऑपरेशन रहा। इतना मुश्किल टरेन, वो भी अपने ही देश में, और उसमें 21 दिनों तक लगातार इतनी कड़ी चढ़ाई, झरने, जंगल, जंगली जानवर, ये सब मैनेज कैसे होता है? जवान कैसे मैनेज करते हैं सर? आसिफ, पहले तो मैं बता रहा हूं, आप सिंदूर और आप केजी हिल्स, सैल्यूट टू आप केजी हिल्स, सैल्यूट टू माय सीआरपीएफ जवान्स, सैल्यूट टू माय एसटीएफ एंड डीआरजी जवान्स, आई रियली सैल्यूट देम। ऐसा एंटी नक्सल ऑपरेशन ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। जिस तरीके से हमारा सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवान इस तकलीफ भरा एरिया, आप देखिए 5000 फीट का हाइट, चढ़ाई जो देखिए स्टिफ, पूरा पहाड़ और जंगल में घेरा, उसके बाद नाले बहुत हैं, टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं से भी कोई भी मदद आ नहीं सकता है। और इसके साथ साथ आप देखिए बीजापुर का, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, और वहां पर जो है मुरुगुल, वहां पर जो है मुरुगुल का बॉर्डर तेलंगाना का, इसका बीच में जो एरिया है, एरिया देखिए, एरिया है 60 किलोमीटर इन लेंथ और ब्रेड से डिफर करता है 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक का एरिया। क्या उसको कवर करना, उसमें पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन लेना, इंटेलिजेंस लेना, उसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को क्लियर करना और जाना, उसमें जो है हेलीबाउंड ऑपरेशन करना, अगेन मैं बता रहा हूं, उसमें हेलीबाउंड ऑपरेशन करना, और तकरीबन 500 से ज्यादा कमांडो को हेलीबाउंड ऑपरेशन के लिए उसमें लगा दिया था, उनको डाउन करा दिया गया था। और उसमें क्या खाना लेकर के गए थे, जो कि 21 दिन तक ये ऑपरेशन चला, और उसमें सक्सेस क्या हुआ, 31 नक्सलाइट्स मारे गए, क्या क्या नहीं पकड़ा गया, हथियार के समेत, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के समेत, ग्रेनेड के समेत, और उसके साथ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्स के डिवाइस के समेत, उसके साथ कोडेक्स के समेत, और वार लॉजिस्टिक्स के समेत, खाने के सामान, और दूसरा है मेडिसिन, और 4 जो है उनका टेक्निकल हेडक्वार्टर्स, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाते थे और ट्रेनिंग दे रहे थे, और 100 से ज्यादा बंकर को डिस्ट्रॉय करना और वहां अपना तिरंगा लगाना, ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है जो हमारे ट्रूप्स किए हैं। और उसमें खाने को नहीं, पीने को नहीं, पानी का प्रॉब्लम। आई रियली सैल्यूट माय बॉयज, और इस तरीके के ऑपरेशन जो किए हैं उनको रियली बिल्कुल सर, इन तस्वीरों को देख के हमारे सैनिकों के प्रति, हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमारा सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। एमपी नथानियल सर हैं। नथानियल सर, मुझे लगता है कि इस तरह के ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आपकी फिजिकल फिटनेस को चैलेंज करने वाले तो ये ऑपरेशन होते ही हैं, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई, रस्सियों से आपको चढ़ना पड़ रहा है, आपको माउंटेनियरिंग की तरह, आपको एक माउंटेनियर की तरह चढ़ना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक चीज मुझे लगती है वो ये कि जो जगह जगह ये जो आईडी प्लांट किए जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही रास्ता है, यहीं से आना पड़ेगा, उस आईडी को डिटेक्ट करना, उसे वक्त पर डिफ्यूज करना, और दूसरी बात, उस आईडी में धमाका भी नहीं करना है, वरना नक्सलियों को जानकारी मिल जाएगी उस धमाके से कि हां कोई है जो आप तक पहुंचना चाहता है। ये कैसे मैनेज होता है सब? ये आपके सब श्रोताओं को नमस्कार जी सर। ये जो इंसिडेंट था, ये ऑपरेशन, इसमें सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि काफी तादाद में करीबन 20,000 जवान वहां पे लगाए गए, और पहाड़ी पर चढ़ने में भी उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एटलीस्ट ये था कि आराम से चढ़ सकते थे, और जंगल तो था ही, और ये तो नहीं है कि आप सेना के गबरू जवान है सर, बड़े आराम से कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं थी पहाड़ी चढ़ने में। आम आदमी से पूछिए सर। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको तजुर्बा था पहले से, इस तरीके के ऑपरेशन कर चुके हैं पहले कई दिनों से, क्योंकि ये ऑपरेशन कर चुके हैं, तजुर्बा है, इसीलिए इन लोगों को इस तरीके के बड़े ऑपरेशन में लॉन्च किया गया। और इसके अलावा ये भी था कि हेलीकॉप्टर से उनको मदद पहुंचाया जा रहा था, जो भी राशन वहां पे पहुंचाए जा रहे थे, और आईडी जो थे उनको डिफ्यूज किया जा रहा था। जहां जहां पे
मालूम पड़ रहा है कि आईडीज हैं वहाँ पे, हमारे कैनाइन डॉग्स वहाँ पे लगाए गए थे और वो डिटेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट हमारा कैनाइन डॉग उसमें मारा भी गया है, जो कि उसमें मधुमक्खी ने घेर लिया उस कैनाइन डॉग को, ओहो। जिसके वजह से बाद में गुजर गया। लेकिन इसी ऑपरेशन में हमारे एक असिस्टेंट कमांडेंट कोबरा बटालियन के हैं, उनका भी, उन्होंने जाके दूसरे जवान को बचाने की कोशिश की जब वो आईडी पे स्टेप की। तो बचाने के टाइम पे उन्होंने जाके खुद मदद करने के चक्कर में उन खुद एक स्टेप कर दिया एक आईडी के ऊपर। तो क्योंकि वो खुद आईडी पे स्टेप कर गए तो उससे उनका भी एक टांग में काफी जख्म आ गया और उसके वजह से उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पहुंचाया गया, जहां पर उनका लेग एम्पुटेट कर दिया गया। इनफैक्ट कल वहाँ पे श्री अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उसने भी गए इस ऑफिसर को, जो असिस्टेंट कमांडेंट था, उसके अलावा 5-6 और जवान थे जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किए गए। तो ये जो है पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो इसमें जो है पूरे जोरों से इन्होंने ऑपरेशन बहुत सही तरीके से किया है और ऊपर उन्होंने वहां पर उस पूरे हिल को बिल्कुल खाली करवा दिया है। और जो ये नक्सली जो टॉप लीडर थे, हिजमा, देवाबार से और दामोदर, ये 3 बड़े नक्सली हैं जिनके ऊपर 1-1 करोड़ का रिवार्ड रखा गया है। और ये लोग अगर वहां पर पकड़े जाते तो मैं तो कहता कि नक्सलिज्म तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि जब लीडरशिप खत्म हो जाए तो उसके बाद उनको फिर दोबारा कोई नहीं लीडरशिप को सर। कल्टीवेट करना एमपी सर देखिए, काफी बड़े मुश्किल बड़े है। जितने इतिहासकार रहे हैं वो एक बात कहते हैं कि हथियारों के बिना जंग नहीं लड़ी जाती है। आपने बहुत बड़ा उनका जो कोत है, उनका हथियार खाना है, उनका अस्पताल, उनकी बीजीएल, उनके ग्रेनेड सब आपने तबाह कर दिए हैं। तो बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती, देखते हैं सर। और उसका देखिए असर ये हुआ है कि 5-5 बार चिट्ठियां आ गई हैं कैबिनेट कमेटी की तरफ से, उनकी सेंट्रल कमेटी की तरफ से, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। वो नक्सली जो छिपकर वार करते थे अब बातचीत की बात कर रहे हैं। जुल्फिकार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, ये 5 चिट्ठियां प्रमाणित नहीं है कि सेंट्रल कमेटी की तरफ से ही आई हैं, लेकिन अगर आई हैं तो फिर यह बताता है कि नक्सली अब पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, इतने बैकफुट पर हैं कि हिट विकेट करवा बैठे हैं। अब उन्हें अपनी जब जान की चिंता सता रही है तब बातचीत करना चाहते हैं। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन 2024 की शुरुआत से शुरू हुए और लगातार चल रहे हैं, और देश में नक्सलिज्म के इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन भी कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में चलाया गया जो 21 दिनों तक चला। तो इससे साफ है कि जो लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2026 तक माओवाद को ख़त्म करना है, उसको लेकर जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। बीते साल अगर देखें तो बीते साल का एक रिपोर्ट है कि उसके अनुसार देखिए हर महीने करीब 21 नक्सली मारे जाते रहे हैं, लेकिन अभी बीते 5 दिनों में देखें तो ये संख्या जो है वो 41 हो गई कि हर महीने 41 माओवादी मारे गए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि माओवाद की जो जड़ें थीं, माओवाद का जो अभेद किला कहा जाता था, जो अबूझमाड़ का इलाका है, और जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी जिसे सबसे सेफेस्ट जोन माओवादी अपने लिए मानते थे कि चारों तरफ से जब दबाव बनता था तो पूरे माओवादी का जो बड़ा कैडर है वो इस पहाड़ियों में जाता था, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, सीधी चढ़ाई है और इतना आसान नहीं उस जगह पे पहुंचना। और यही वजह है कि सेफ जोन के तौर पर इसका उपयोग किया जाता था। जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती थी तो उस इलाके से दूसरी जगह अबूझमाड़ के इलाके, बीजापुर, सकमा, इन इलाकों में अपने कैडर के विस्तार के लिए, लेकिन जब भी दबाव बढ़ा तो पूरा जो है इनका सिकुड़ कर ये पूरी जो बटालियन है, पूरे जो माओवादियों की लीडरशिप है वो इसी इलाके में थी। यही सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और सुरक्षा बलों ने जो उनको सूचना मिली थी उस आधार पे इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। और लॉन्च करने का नतीजा ये हुआ कि जब 21 दिनों तक ये ऑपरेशन चला तो 31 माओवादी मारे गए। तो बिल्कुल साफ है कि माओवादियों की जो कमर है वो पूरी तरीके से टूट गई और माओवादी इस बात को समझ गए कि अब उनके अस्तित्व की लड़ाई है। और यही वजह है कि जब वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे तो 5-5 पत्र आए। हालांकि जैसे कि बात है कि पुष्ट नहीं है, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बोला कि ये पत्र कौन लिख रहा है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन पत्र आना, क्योंकि इसके पहले भी पत्र आते रहे और हम उनको हम यह सुरक्षा बल या जर्नलिस्ट ये मानते रहे कि सुरक्षा बलों को लेकर जो पत्र माओवादी भेज रहे हैं या उनके जिस लीडर का नाम होता था तो उसे माना जाता था। लेकिन अब जो है गुहार लगाने वाली बात है तो उसमें ये तय नहीं कि कौन लोग बात करेंगे, लेकिन पत्र भेजकर बिल्कुल साफ है कि माओवादी अपने आप को समय चाह रहे थे। नक्सलाइट्स जो हैं वो समय चाह रहे थे कि उन्हें समय मिले,
लेकिन जो ऑपरेशन चला और उनका जो सबसे अभेद किला था उसे भेद लिया गया, उनके जो बंकर्स थे उनको तोड़ दिया गया, उनकी जो पूरा जो तैयारी थी कि अगर 6 महीने साल भर अगर ऑपरेशन इस तरीके से चलते रहें और वहाँ पर सुरक्षा बल नहीं पहुँचे तो वहाँ पे रुककर अपना जीवन यापन कर सकते थे और संघर्ष कर सकते थे। लेकिन उस पूरे इलाके को खाली करा लेना, उनके सभी बंकर्स को निस्तो नाबूद कर देना, मतलब साफ है कि उनकी कमर पर प्रहार किया गया है और आने वाले वक्त जो है वो यह है कि जो लक्ष्य रखा गया है उसके करीब पहुंचते हुए सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो बड़ी लीडरशिप मेरे है साथ वो विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास तिवारी हमारे संवाददाता और इस इलाके में बहुत अच्छी ज्योग्राफी जानते हैं, वहाँ की हिस्ट्री भी जानते हैं। मैं जरा विकास आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। विकास, एक चिट्ठी आई सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय नाम से चिट्ठी आई थी, उसमें कई बातें लिखी गई थी, उससे पहले भी चिट्ठी आई और उन चिट्ठियों में यह कहा गया कि ग्रामीण इस तरफ आने की कोशिश ना करें, आईईडी लगी हुई हैं, आप चपेट में आ सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये सुरक्षा बलों को डराने की एक तकनीक थी, एक कोशिश थी, या फिर वहां ग्रामीण उस इलाके में जाते रहते हैं, उस पहाड़ी के आसपास जाते रहते हैं, जिनकी तथाकथित सुरक्षा की चिंता नक्सलियों को सता रही थी, इसलिए चिट्ठी में इसका जिक्र किया गया? देखिए, ये जो चिट्ठी है जो सबसे पहले तेलुगु में आई, जिसमें माओवादियों ने इस बात का जिक्र किया कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों की तरफ कोई भी ग्रामीण ना आए, क्योंकि उस इलाके में उन्होंने भारी मात्रा में आईडी बम प्लांट कर रखा है। और ये चिट्ठी काफी संदेह पैदा करती है, ये वाकई में क्या आदिवासियों के हित के लिए थी या फिर जवानों को ट्रैप में फंसाने के लिए थी। कारण ये भी है कि एक बड़ा ऑपरेशन इसे पुलिस ने जरूर माना है। ये बात भी सही है कि कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ियां हैं वो अब तक की सबसे सुरक्षित और आखिरी पनाहगार थी माओवादियों की, जो अब जवानों ने उसे खाली करवा लिया है। ये बात ठीक है कि उस इलाके से माओवादी चले गए हैं, लेकिन ये भी सही है कि उनका एक बड़ा कारखाना ध्वस्त कर दिया गया है जो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उसमें तरह तरह के नए हथियार भी डेवलप किए जा रहे थे, बड़ा नुकसान। लेकिन ये चिट्ठी हमेशा संदेह के दायरे में। कारण ये है कि अगर माओवादियों को ग्रामीणों को आगाह करना था तो उन्हें ग्रामीणों को आगाह करने के लिए और भी साधन, उन्हें पता है कि इस तरह के प्रेस नोट अगर वो जारी करते हैं तो मीडिया के हाथ लग जाएंगे और सरकार तक ये बात पहुंच जाएगी और इस पर फिर काफी आसानी से अंदेशा लगाया जा सकता है कि उस इलाके को माओवादियों ने क्यों सुरक्षित कर रखा है और आईडी बम से घेर रखा है। इसका ठीक मतलब है कि उस इलाके में कोई भी जवान ना जाए। और जब इस तरह का अगर हिंट माओवादियों द्वारा दिया जाएगा तो आगे चल के जवान जरूर वहां पर कोई बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और किया भी जवानों ने और सफलता मिली। लेकिन जो एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि वहां पर हिड़मा, दामोदर, पापा राव, सुजाता और इस तरह के जो बंडी प्रकाश, चंद्रन्ना, इस तरह के बड़े स्तर के माओवादी नेता हों। आप देखिए 31 माओवादी मारे गए, लेकिन इसमें से एक भी नाम बड़ा नहीं है। सारे जो माओवादी लीडर हैं वो छोटे मारे गए हैं। बड़ी संख्या में सफलता, और संख्या भी बहुत बड़ी थी। इसके पहले हमने 38 की सफलता भी देखी है थुलथुली में, और उसमें बड़े स्तर के माओवादी नेता भी मारे गए। तो उस पहाड़ी को ही केवल अपने कब्जे में ले लिया गया है। बाकी ये देखना होगा कि क्या वाकई में माओवादियों के लिए बड़ा नुकसान है या नहीं है, और आखिर ये ट्रैप क्यों किया गया था माओवादियों के द्वारा, ये पत्र क्यों जारी किया गया था। कहीं कोई दूसरी साजिश तो नहीं थी कि जवान जब उन्हें घेरने आएंगे, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी से मुठभेड़ करना जवानों के लिए काफी नुकसानदायक होता। अगर वहां से माओवादी मुठभेड़ करते, अगर मैं वही सोच रहा था कि ये 1999 में हुए करगिल की तरह भी स्थिति बन सकती थी, लेकिन जवान हमारे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उस वक्त करगिल में हमारी ही पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और तब कई 100 फीट ऊपर से गोलियां आती थी जो और रफ्तार बढ़ जाती थी उनकी, क्योंकि नीचे हमारे जवान थे। लेकिन जो चढ़ाई करगिल में तमाम पोस्ट पर की है, उसी तरह की चढ़ाई आप इसे मानकर चलिए, खड़ी चढ़ाई थी कर्रेगुट्टा की। अब जरा मेरे मन में दो सवाल है जिनके जवाब एमपी सर और पीके सर ही दे सकते हैं। पीके सर, मैं आपसे पहले पूछना यह चाहता हूं कि एक आम आदमी के मन में सवाल है कि जब हम हेलीकॉप्टर्स के जरिए से, MI-17 के जरिए से, बाकी चॉपर्स के जरिए से रसद हथियार अपने जवानों को भेज सकते हैं, तो क्या हम अपने जवानों को एयर ड्रॉप नहीं कर सकते थे? क्या वो रिस्की था सुरक्षा कारणों से, या सेना का, वायुसेना का इस तरह से इस्तेमाल आंतरिक विद्रोह के खिलाफ नहीं किया जा सकता? क्या वजह है? बिल्कुल, अब हेलीबाउंड ऑपरेशन किया जा सकता है, और इसमें जो है ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं, और इसमें करना पड़ता था, और यहाँ पर भी शायद हेलीबाउंड ऑपरेशन किया गया है। कुछ जो है हेलीकॉप्टर में कुछ लोगों को, कुछ हमारे जवान को ड्रॉप किया गया है,
और इसके वजह से इसमें बहुत जरूरी है हेलीकॉप्टर का साधन लेना चाहिए, ठीक बात। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, मैं आपको बता रहा था 60 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर का एरिया और पूरा पहाड़ी एरिया है। और जिसमें आप देखिए, इट वाज यूनिफाइड हेडक्वार्टर ऑफ नंबर 1 PLGA बटालियन, और उसके साथ DKSJC, TSC है, CRC है, और उनका सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर और सबसे बड़ा टेक्निकल फार्म था। इट वाज अ टेक्निकल फार्म एंड मेडिकल फार्म ऑफ नक्सलाइट्स। इसके ऊपर कार्रवाई करना और इसमें प्लानिंग करना, इसमें हेलीबाउंड ऑपरेशन किया भी गया है और इसमें ग्राउंड ऑपरेशन भी किया गया है, इसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी किया गया है, इसमें ड्रोन्स का ऑपरेशन भी किया गया है, इसमें हर एक तरीके से ऑपरेशन किया गया है, जिसमें मैं बता दूं कैमोफ्लेज कंसीलमेंट था, वेपन और टैक्टिक्स था, रॉक क्लाइंबिंग ग्रैपलिंग का भी था, उसमें फिजिकल फिटनेस भी था, उसमें टेक्निकल वेपन्स भी गया हुआ था। एवरीथिंग वाज टोटली मैनेज्ड और सबका कोऑर्डिनेशन किया गया था। नहीं तो इतना बड़ा ऑपरेशन करना, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं बता रहा हूं, it was a historic breakthrough and in fact the credit goes to our jawans। जिस तरीके से उन्होंने ये 21 दिन संभाले उस टेरेन में 45 डिग्री टेम्परेचर में, जो कि हमारा बीकानेर जैसलमेर का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर वहां पर है, पानी का साधन भी कम है, उसमें ये ऑपरेशन करना, अपने आप को फिट रखना उस एरिया में, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमें ये पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दैट पर्टिकुलर टेरेन, जिसको आपको पता नहीं है। ठीक बात। और जो चढ़ाई है इट इज वेरी स्टीप, आपको इसमें रॉक क्लाइंबिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कहीं पर आप देन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, उन्होंने सिर्फ जगाने के लिए नहीं गांव वालों को, इन्होंने बड़ा तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स को दसे हमारे पास मत आओ क्योंकि हमने आईडी लगा के रखे हुए हैं, बट देन कोई आईडी में कोई भी लड़का इंजर्ड भी नहीं हुआ हमारा। यस, अब कैजुअलिटी में मानता हूं 2-4 आदमी डेफिनेटली इंजर्ड हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑपरेशन में कैजुअलिटी चलता है, जैसा हमारा अभी अब सिंदूर में हमारा 8-10 कैजुअलिटी हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सक्सेस हुआ है, जिसमें हमारा 31 में 28 आइडेंटिफाई हो चुके हैं और बाउंटी था उनके ऊपर 1.72 करोड़ का बाउंटी था। इस टाइप के लीडर्स उसमें है जो मारे गए हैं। मैं चाहता हूं, और ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं सर एमपी सर के पास जा रहा हूं सर। रिकवरी हुआ है, जी। इट इज मैक्सिमम वी हैव डन, इट इज मैक्सिमम। मैं एमपी नथेल सर के पास जा रहा हूं। एमपी नथेल सर, बार बार जब मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप एक सेटल्ड फोर्स हैं या आप एक सेटल्ड पक्ष हैं, आपकी फायरिंग पोजीशन भी आपको पता है कि मेरी बेस्ट फायरिंग पोजीशन क्या है। जब आप सेटल हैं, मैं नक्सलियों की बात कर रहा हूं, आपको पता है कि आपका वाटर रिसोर्स कहां है, आपको पता है कि मुझे बेस्ट व्यू कहां से मिलेगा फायरिंग के लिए, आपको पता है कि नीचे से ऊपर आने के 2 ही रास्ते हैं, वहां आपने एम्बुश कर रखा है या आपने टारगेट कर रखा है पहले से। दिक्कत उस फोर्स के लिए है जो लगातार मूव कर रही है, जो उस चीज से अनजान है, जिसे पता नहीं है कि आपने कहां आईडी प्लांट किया है, कहां आपके स्नाइपर्स बैठे हैं या कहां बाकी आपकी फोर्स बैठी हुई है। इन सब के बावजूद ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप बिल्कुल एक अननोन जगह, जहां पहले कभी नहीं गए, जहां पहले कभी कोई फोर्स नहीं गई, वहां सीधा एक बड़ा ऑपरेशन करने गए हैं। इसमें जो फोर्स लगाई गई थी वो पूरे इस इंटेलिजेंस के साथ गए हैं कि वहां पर छुपे हुए हैं, और ये भी पता है कि आईडी सब लगाए हुए होंगे। अभी हेलीबोर्न ऑपरेशन में प्रॉब्लम ये है, मैं था आईजी झारखंड, तब हमने ऐसा एक ऑपरेशन सेरेंडा फॉरेस्ट में करवाया था। तो वहां पे हमने 5-6 बटालियन लगाए प्लस जगुआर, झारखंड जगुआर को भी लगाया था। तो वहां पे भी मुश्किलें थी कि हम सीधे हेलीकॉप्टर भेज नहीं पा रहे थे, और वो इसलिए कि हमें एक तो वहां पर हेलीपैड का कोई पता नहीं है, ऐसे कोई क्लियर जमीन मिलेगा नहीं हेलीपैड के लिए। दूसरा ये भी नहीं पता कि कहाँ उन्होंने आईडी लगाए। तीसरा, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने कई बार हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग किया हुआ है, क्योंकि ये तो छुपे हुए हैं और हेलीकॉप्टर अगर नुकसान पहुंच गया तो काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक बात। तो इसी वजह हेलीकॉप्टर्स को नहीं भेजा जाता सीधे ऑपरेशन करने के लिए वहां पे। अदरवाइज 21 दिन में क्या 1-2-3 दिन में निपट सकते थे, लेकिन 21 दिन में इस टाइम लगा है, क्योंकि एक तो पहाड़ी है, काफी ऊंचा है और चारों तरफ से घेरना भी है।
इसी वजह से 21 दिन लग गए, नहीं तो मेरे ख्याल से काफी कम समय में हो जाता। फिर ये भी डर था कि पता नहीं आईडी लगाए हुए हैं, अगर आईडी लगा उसमें कैजुअलिटी हमारे हो जाते हैं तो वो काफी नुकसानदायक हो जाता है। तो ये सबको जानकारी है कि जहां पर हिडमा और दामोदर और ये बारसे हैं, इनका 3 रिंग लगा होता है सिक्योरिटी कॉर्डन का। ठीक। तो का जब सिक्योरिटी कॉर्डन लगता है तो वहां कम से कम 300-400 आदमी तो होंगे, और कई लेयर में वो खड़े तादाद में होंगे जो अपने सेंट्रल नेताओं को बचाने की कोशिश करेंगे, जो कि अमूमन होता है। और फिर हथियारों की बरामदगी से भी ये तय होता है कि किस लेवल का नक्सली बैठक ले रहा है या वहां पर मौजूद है। और इस बार जो हमें हथियार मिले हैं, आप देखिए उसमें AK-47 है, BGL है, खैर वो तो पूरी फैक्ट्री थी ही। एक सवाल विकास जो लोग जानना चाहते हैं, अब चूंकि वक्त मेरे पास कम है, जुल्फिकार पर जाना है, तो बहुत छोटे से में आप बताइएगा कि जब चारों तरफ से पहाड़ी को घेर लिया गया तो ये बड़े नेता भागने में कामयाब कहां से हुए? देखिए, इस पूरे ऑपरेशन के शुरुआत में अगर आप ध्यान दें तो इसमें सीआरपीएफ और कोबरा ने लीड किया था, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की स्थानीय फोर्स जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर और जिला बल थी, लेकिन ग्रेहाउंड्स की भूमिका इसमें कोई बिल्कुल नगण्य थी। तेलंगाना की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और मुझे लगता है कि अगर माओवादी जो बड़े नेता उन्हें भागने का मौका मिला भी है तो मुलगू की तरफ मिला है। आपको याद हो कि बाद में चल के ग्रेहाउंड्स ने मुलगू में एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें बंडी प्रकाश और चंद्रन्ना जैसे माओवादी लीडर जिनकी उपस्थिति इस कर्रेगुट्टा पहाड़ी के ऊपर बताई जा रही थी, उनकी निशानदेही पर उनको मारने के लिए जब मुठभेड़ करने गए तो 3 जवान उसमें शहीद भी हो गए हैं ग्रेहाउंड के। मुझे लगता है कि तेलंगाना की तरफ से सारे माओवादियों को भागने के लिए मौका मिला, और जब तक जवान पूरी पहाड़ी को घेर पाते, छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, बहुत बड़ी पहाड़ी है, और जब तक उस पूरे पहाड़ी को घेर पाते तब तक उनके पास इतना मौका था कि वो आसानी से तेलंगाना की तरफ निकल सकते। कोई बात नहीं, पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, क्यों जुल्फिकार? बिल्कुल आसिफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है तो उससे तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और जो लक्ष्य रखा गया कि मार्च 2026 जिस तरीके से ऑपरेशन चला और 31 माओवादी इसमें मारे गए, हालांकि जो बड़े लीडर हैं वो वहाँ पे भागने में सफल जरूर हुए हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जिसको माओवादी अपना सबसे सुरक्षित गढ़ कह सके। क्योंकि इसके पहले माओवादी अबूझमाड़ का इलाका और कर्रेगट्टा की पहाड़ियों को अपना सबसे सुरक्षित गढ़ मान रहे थे, लेकिन जो कर्रेगट्टा की पहाड़ियां हैं उसमें एक बात, जैसे कि आपने सवाल जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनसे पूछा कि हेलीकॉप्टर का उपयोग करके भी ऑपरेशन चलाया जा सकता था, तो इसमें मुझे ये लगता है कि हेलीकॉप्टर से पिन पॉइंट जगह पे ऑपरेशन चलाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों का मकसद बिल्कुल साफ था कि इस पूरी पहाड़ी को नापना है, पैदल नापना है और पता करना है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई है, कितनी दिक्कतें आती हैं, और सतर्कता के साथ 450 IED वहाँ पे लगे होने की बात कही गई थी, तो उसमें सतर्कता की एक एक जगह पे अगर जहाँ पे भी IED लगे हों उनको निकाला जाए, और वो निकाला गया। क्योंकि एक पिन पॉइंट अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास का ऑपरेशन होता तो आप हेलीकॉप्टर से किसी को ड्रॉप करके, सुरक्षा में लगे हुए जवानों को ड्रॉप करके ऑपरेशन चला सकते हैं, लेकिन ये पूरी पहाड़ी को खाली कराने का मकसद था, और 10,000 से ज़्यादा जो जवान इसमें लगाए गए, चारों तरफ से घेरे, पैदल चले और इतने मुश्किल टेरेन में पहाड़ियों में चढ़े, खाइयों को देखा, तमाम चीज़ों को देखा, और पूरे एक एक चप्पे चप्पे को उन्होंने, ये कह सकते हैं हम कि बहुत सारी जो जगहें हैं उनको ट्रेस आउट किया गया, कहाँ पे वो रुकते थे, किस तरीके से रुकते थे, ये और उसकी तस्वीरें अपने जवानों की बहादुरी बयां कर रही हैं जुल्फिकार। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, हालांकि जितना भी वक्त हो हमारे सैनिक, हमारे जवानों का गुणगान करने के लिए कम ही पड़ता है, लेकिन इतने में मैं समेटने की कोशिश करूंगा। PK मिश्रा सर, जय हिंद, बहुत धन्यवाद आपका। MP नथानियल सर, जय हिंद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े। जुल्फिकार विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।